नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हिंदी उत्तराखंड का सेट नंबर 18 जो है हमारे पास। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तुम्हें आवश्यक बाहर नहीं जाना चाहिए, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है। ठीक है, अर्थ के आधार पर अगर वाक्य देखे जाएं तो हमारे पास ये 8 प्रकार के वाक्य मिलते हैं। ठीक है, विधेयात्मक, निषेधात्मक, प्रश्नात्मक, संकेतात्मक, संदेहार्थक, इच्छार्थक, आज्ञावाचक और संबोधन या विस्मयादि बोधक। ठीक है, देखो विधेयात्मक वाक्य क्या होता है? सीधे सीधे विधेयात्मक मतलब जो विधि का विधान है, मतलब ठीक है, जो चीज निश्चित है कि वो होनी ही होनी है। जैसे हवा चल रही है, ठीक है तो हवा क्या है? चल ही रही है ना। राम खा रहा है, मोहन गा रहा है। ठीक है, निषेधात्मक में होता है किसी क्रिया का न होना। जिन वाक्यों में किसी क्रिया का न होना पाया जाता है उनको क्या बोला जाता है? निषेधात्मक वाक्य। मोहन खाना नहीं खाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जो निषेधात्मक होंगे ये हमेशा, अगर व्यक्ति की बात आएगी तो ये हमेशा किस में आएंगे? अन्य पुरुष में। ठीक है, कि अन्य पुरुष में आ जाएगा। आगे आते हैं प्रश्नात्मक। प्रश्नात्मक आपको सीधे सीधे पता है जहां पर क्या किया जाएगा? कोई प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अगला आता है संकेतवाचक। ठीक है, जहां पर आपको क्रिया का पूर्व संकेत दिया होगा। ठीक है, यदि ऐसा होता तो ऐसा होता। ठीक है, होता है ना कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, तो क्रिया का क्या है? एक दूसरे पर निर्भर होना है, या फसल अच्छी होने का पूर्व संकेत क्या है? वर्षा का अच्छा होना। ठीक है, आगे आते हैं संदेहार्थक। तो संदेहार्थक वाक्य में क्या है? क्रिया के होने में संदेह बना रहता है। ठीक है, इसमें जैसे शायद, हो सकता है, इन जैसे संदेहार्थक शब्दों का क्या होता है? इसमें प्रयोग होता है। ठीक है, अगला आता है इच्छार्थक। इच्छा में क्या आता है? जो मनो इच्छा, जो मन की इच्छा प्रकट होती है, उसमें आपका कोई मनोकामना वगैरह आ जाएगी। कोई इच्छा आ जाएगी, कोई शुभकामना आ जाएगी, या जैसे दुआ वगैरह करनी हो तो इसी में आ जाएगी। ठीक है, और इच्छार्थक में एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो है चाहिए शब्द, चाहिए अधिकतर कहीं पर पाया जाता है, केवल प्रश्नात्मक को छोड़ के। अगर कहीं पर चाहिए पाया जाता है तो सीधे सीधे आपका किस में आ जाएगा? इच्छार्थक में आ जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं आज्ञार्थक की। आज्ञार्थक हमेशा क्या होगा? हमेशा मध्यम पुरुष को किसी कार्य को करने या न करने का आदेश, निर्देश, निवेदन, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी फिर आपका? आज्ञार्थक में। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना हमेशा किसको? मध्यम पुरुष, जो आपके सामने है। अब किसी थर्ड पर्सन को आप आज्ञा नहीं दे सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। लास्ट आता संबोधन या विस्मयादि बोधक। जिन वाक्यों में विस्मय होता है या मनोभाव प्रकट होते हैं उन सब में क्या आ जाएगा? आपका संबोधन। जहां पर किसी को संबोधन किया जाएगा, किसी को पुकारा जाएगा, ठीक है, वो सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? आपकी संबोधन या विस्मयादि बोधक वाक्यों में। ठीक है, सेकंड पर आते हैं मन में रह जाना, मुहावरे का अर्थ। तो इसका अर्थ है क्या? कि इच्छा पूर्ण न हो पाना। ऑप्शन नंबर सेकंड था, इच्छा पूरी न हो पाना। ठीक है, आपके पास ऑप्शन थर्ड है इसमें, सबका एक जैसा होना। ठीक है, तो इसका आता है जस दूल्हा तस बनी बारात। यहां पर लिख देता हूं, ऑप्शन सी का हो जाएगा जस दूल्हा तस बनी बारात। ऑप्शन फोर्थ भी है इसमें कि पूरी तरह से संपन्नता। ठीक है, तो पूरी तरह से संपन्नता के लिए एक लोकोक्ति आती है, 5 उंगलियां घी में, है ना। तो इसका मतलब है कि पूरी तरह से वो व्यक्ति क्या है? अपने आप में संपन्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। गुण अनेकार्थक शब्द का अर्थ है। तो गुण का अर्थ सभी है, रस्सी, कौशल, प्रत्यंचा। इसके साथ साथ आप विशेषता लिख सकते हो। ठीक है, कि मतलब उस व्यक्ति का गुण है, उस व्यक्ति की क्या है? वो विशेषता है। ठीक है, फोर्थ पर आते हैं। उसके द्वारा हमें बेवकूफ समझा जाता है। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? चलिए तो इसमें देखते हैं, उसके द्वारा हमें क्या समझा जाता है? बेवकूफ समझा जाता है। ठीक है, इसका आंसर है आपका सी, कर्मवाच्य। ठीक है, वाच्य के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। 3 वाच्य हमारे पास नॉर्मली पेपर में आते हैं। वैसे वाच्य 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एक होता है कर्तृवाच्य और दूसरा होता है
और कर्तृवाचक। कर्तृवाचक तो सीधे सीधे कर्तृवाचक हो गया, जिसमें क्या हो गया, कर्ता की प्रधानता हो गई। ठीक है, उसके बाद दो कंडीशनें बनती हैं जहां पर कर्ता गौण होता है, एक उसमें कर्मवाच्य आ जाता है, एक कौन सा आ जाता है, भाववाच्य। ठीक है, इनमें ध्यान रखेंगे, अगर आपको वाच्य सही से समझने हैं तो आपको क्रिया का पता होना जरूरी है कि कौन सी क्रिया अकर्मक है, कौन सी क्रिया क्या है, सकर्मक है। ठीक है, तो उसी के आधार पर यहाँ पर बात करते हैं। अगर कर्तृवाच्य की बात करें तो इसमें आपका सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होंगी। कर्मवाच्य में क्या होगा, केवल सकर्मक क्रिया। ठीक है, और भाव में क्या होगा, केवल अकर्मक क्रिया। फिर से अगर कर्ता मौजूद है तो यहां पर कर्ता के साथ विभक्ति आएगी कौन सी, ने, ज्यादातर भूतकाल के शब्दों में आती है। यहां पर से या द्वारा आएगा, और यहां पर भी से या द्वारा आएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना एक चीज हमें कंफ्यूज करती है, सकता। किसी वाक्य में अगर सकता है तो हम सीधे सीधे उसको भाववाच्य कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना भाववाच्य में केवल केवल कब आएगा, जब जाता और जाए आपके पास आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके पास 3 वाक्य हैं यहाँ पर। फर्स्ट से राम ने फल खाया, तो सीधे सीधे अगर आपको देखना है फल खाया, क्रिया कैसी है, सकर्मक है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये भाववाच्य नहीं होगा, क्योंकि भाववाच्य में केवल अकर्मक आती है। दूसरा हमको देखना है कि कर्ता है, बिल्कुल है, राम है कर्ता, तो कर्ता के साथ विभक्ति कौन सी है, ने या से द्वारा। ठीक है, 2 ही बचे, तीसरा तो हमारा बाहर हो गया पहले ही। तो हमारे पास क्या है, राम ने, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर कर्तृवाच्य हो जाएगा। दूसरे पे आते हैं, राम के द्वारा फल खाया गया। ठीक है, फिर से ये क्या है, क्रिया सकर्मक क्रिया है। सकर्मक इसमें भी आती है, इसमें भी आती है, इसमें केवल अकर्मक आती है, फिर से ये आपका बाहर हो गया। ठीक है, अब देखना है आपको यहाँ पर कि कर्ता ने है यहाँ पर, या कर्ता के द्वारा साथ से या द्वारा है। तो यहाँ पर क्या, राम के द्वारा, द्वारा हो गया, तो ये भी हट गया। सीधे सीधे इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया कर्तृ, ये क्या हो जाएगा, कर्म। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं, राम से रोया नहीं जाता। अब रोना कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक है तो अब आपका बाहर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि इसमें केवल केवल क्या आती है, सकर्मक क्रिया आएगी। अब 2 आपके पास बचे। फिर से आपको देखना है कि कर्ता के साथ से द्वारा विभक्ति है या ने विभक्ति है। क्या है यहाँ पर, राम से, तो से है, सीधे सीधे ये। दूसरा हमने क्या देखा, जाता, जाता बिल्कुल है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, भाववाच्य। ऐसे ही अगर क्वेश्चन वाला देखें हम, उसके द्वारा हमें बेवकूफ समझा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन था हमारे पास, उसके द्वारा हमें बेवकूफ समझा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना जाता तो आ रहा है, लेकिन जाता हमेशा किसके साथ आएगा, अकर्मक क्रिया के साथ। यहाँ पर क्या है, समझना, कुछ ना कुछ तो समझा होगा, तो सकर्मक क्रिया है, इसलिए क्या आ जाएगा, इसलिए वो भाववाच्य में नहीं आ रहा था। ठीक है, ध्यान रखना भाववाच्य में जाता जाए तो आता है, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, अकर्मक क्रिया भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सकर्मक क्रिया थी, इसलिए वो भाव में नहीं आया, किसमें आया, कर्मवाच्य में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, उत्कंठा निम्न में से किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो उत्कंठा है किसका, ऑप्शन फर्स्ट इच्छा का। यहाँ पर मैंने कुछ पर्यायवाची लिखे हैं, इच्छा के हैं यहाँ पर, ये है आपके किसके, रवि के, सूर्य के, आपको दिनकर, भास्कर, दिवाकर, ये सारी चीजें पता होंगी। कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा याद करने लायक हैं, वो यहाँ पर है। आशय का, भाव, अभिप्राय, तात्पर्य, उसके बाद आकर्षण का, आपको यहाँ पर ये 3 पर्यायवाची दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इनको यहाँ पर लिख सकते हो। सेकंड आते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 6, करुण स्वर में चिल्लाना के लिए एक शब्द, इसका होता है क्या, चीत्कार। ठीक है, ऑप्शन में आपके पास वैसे है चीत्कार। ठीक है, बाकी शब्दों का कुछ खास इसमें मीनिंग नहीं है। ठीक है, अगला चलते हैं 7 पे, नरसिका मायरा किसकी रचना है। ठीक है, नरसिका मायरा किसकी है, मीरा की। फिर से आपको मीरा के यहाँ पर 4 ग्रंथ याद करने लायक हैं, जो आपको याद करने हैं। ठीक है, तो 4 एक तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है आपका कौन सा, गीत गोविंद टीका। अगला है राग गोविंद, और अगला है कौन सा, राग सोरठ के पद। बस ये 4 ग्रंथ आपने अगर मीराबाई के याद कर दिए तो ये मेरे हिसाब से काफी है। इसके अलावा इनके ज्यादा कुछ रचनाएं नहीं मिलती हैं। ठीक है, अगला आते हैं 8 पर, मोहन ने थोड़ा चावल खरीदे, वाक्य में कौन सा विशेषण है। ठीक है, तो विशेषण का आपको पता होना चाहिए। हमारे पास 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, जो आपके क्वेश्चन में दिए हुए भी थे। गुणवाचक हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा, और सार्वनामिक हो जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले देखो क्या करना है कि जो
कंफ्यूजन वाला जो यहाँ पर आपके पास है वो होता है कौन सा, संख्या और परिमाण। ठीक है, अगर कोई संज्ञा गिनी जा सकती तो किसमें आ जाएगी आपकी, संख्या में। अगर गिनी नहीं जाती, मापी या तोली जाती, वो किसमें आ जाएगा आपका, परिमाण में। जैसे यहां पर क्या था, थोड़ा चावल, संख्या क्या है हमारे पास, चावल। क्या चावल को हम गिन सकते हैं, गिन तो सकते हैं, लेकिन जो मात्रा जो वो लाया, ठीक है, तो दाने गिन के थोड़े ना लाया होगा। ठीक है, वहां पर क्या है, उसको तोल के लाया होगा। ठीक है, मात्रा में तोला गया। अब तोला गया तो किसमें होगा, परिमाण में। क्या उसकी उसकी विशेषता कौन बता रहा है, थोड़ा। क्या ये थोड़ा कोई निश्चित परिमाण बता रहा है, निश्चित मात्रा बता रहा है, नहीं बता रहा है, तो ये किसमें आ जाएगा आपका, अनिश्चित परिमाण में। ऐसे ही संख्या वाला आ जाएगा। जैसे क्या है यहाँ पर 20 लोग, लोग क्या है, संख्या है, लोगों को गिन सकते हैं। आप तोल थोड़ ना सकते हैं कि हाँ जी 2 कुंटल लोग आ रखे थे, ऐसा तो नहीं होता ना, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 20 इसकी विशेषता बता रहा है। 20 एक निश्चित संख्या है, तो इसलिए किसमें आ जाएगा, निश्चित संख्यावाचक परिमाण, संख्यावाचक विशेषण में, सॉरी। उसके बाद गुणवाचक में, गुण में जहां पर उसका अच्छा बुरा ये सारी चीजें, गुण तो आपको पता है, लंबा छोटा, उसको कोई रंग हो गया, किसी का आकार हो गया, वो सब किसमें आ जाएगा, गुण में। सबसे जो कंफ्यूज होता है सबसे ज्यादा, वो किसमें होता है, सार्वनामिक में। ठीक है, सार्वनामिक में परिभाषा तो हम पढ़ लेते हैं। यदि किसी संज्ञा से पूर्व कोई सर्वनाम आ जाए, वहां पर क्या हो जाता है, वो सार्वनामिक विशेषण का कार्य करता है। लेकिन ध्यान रखना, जिस संज्ञा के बारे में बताया जा रहा है उसी संज्ञा से पहले सर्वनाम होना चाहिए। यहाँ पर आपको मैं 2 कंडीशन बता सकता हूँ। क्वेश्चन अगर उसकी परिभाषा के हिसाब से देखा जाए तो यह भी क्या एक सर्वनाम है, पतंग क्या है, संज्ञा है। फिर यहाँ पर भी यह सर्वनाम है, राम क्या है, संज्ञा है। लेकिन हमें देखना है कि बात किसकी की जा रही है, किसके बारे में बताया जा रहा है, कि पतंग के बारे में बताया जा रहा है कि पतंग किसकी है। ठीक है, तो जब पतंग के साथ ही लगकर कोई सर्वनाम आए, मतलब जिस संज्ञा के बारे में बताया जा रहा है उसी संज्ञा के साथ लगकर अगर कोई सर्वनाम आता है, तो ये सर्वनाम यहाँ पर सर्वनाम नहीं बल्कि किसका काम करता है, विशेषण का काम। अब सर्वनाम है तो इसका नाम कारण क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर यह किसका काम करेगा, निश्चितवाचक सर्वनाम का ही काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये था सार्वनामिक विशेषण। अगला चलते हैं, कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा में कौन सा अलंकार है, तो इसमें है कौन सा, उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार की आपको पहचान के लिए कुछ शब्द दे दूं मैं यहाँ पर, जैसे सा, सी, सम, जैसे, सरीखा या सरीखी, सरिस, ये सारी चीजें क्या है, एक तुलनात्मक शब्द हैं। ठीक है, जहां पर उपमेय और उपमान के बीच में उनकी क्या की जाए, तुलना की जाए। और शब्द कैसे हो, यहाँ पर सा, सी, से, सम, समान। ठीक है, इन शब्दों से क्या किया जाए, उपमेय पर उपमान की, उपमान और उपमेय की क्या आपस में विशेषता बताई जाए। देखिए, जैसे सुवासित भीगी हवाएं सदा पावन मां सरीखी। सरीखी क्या है, आगे ना, सरीखा, सरीखी। ठीक है, तो सरीखी क्या है, मतलब उसके समान। सुवासित भीगी जो हवाएं हैं वो किसके समान है, पावन माँ के समान है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। वह आदमी जो कल आया था, वाक्य में कौन सा उपवाक्य है। ठीक है, हिंदी में हमारे पास उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। देखो, परिभाषा से कुछ नहीं है, हमने परिभाषा कहाँ लिखनी है, हमें तो क्या चाहिए, 1 नंबर चाहिए, फैक्ट में बिल्कुल, है ना। तो हमें क्या करना है, इनकी पहचान हमें कैसे करनी है, ध्यान रखना। जो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है वो की से शुरू होगा, और की से शुरू होने के साथ साथ क्या होगा, किसी न किसी व्यक्ति का वहां पर क्या होगा, कथन होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा कि, तो ये की यहाँ पर आ गया, की के बाद जो शुरू होगा वो क्या हो जाएगा आपका, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। कहीं ना कहीं क्या है, कथन है गांधी जी का, है ना। दूसरे की बात करते हैं, विशेषण आश्रित। ये आपका जो, जिसे, जिसने, जिनको, इन शब्दों से क्या होता है, ये शुरू होता है। ठीक है, उसे बुलाओ जो बाहर खड़ा है। अब देखो, उसे बुलाओ, किसे, जो बाहर खड़ा है। अब एग्जांपल देख लेते हैं, उसे बुलाओ जो बाहर खड़ा है। उसे क्या है, एक सर्वनाम है ना। तो उसे बुलाओ, किसे बुलाओ, उसकी विशेषता क्या है कि वह बाहर खड़ा है, तो जो बाहर खड़ा है, जो इसकी विशेषता बता रहा है, जो बाहर खड़ा है उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो वो किसमें आ जाएगा आपका, विशेषण आश्रित उपवाक्य में। ऐसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में ध्यान रखना, इसके साथ साथ 2 योजक शब्द आते हैं इसमें, जब, तब आ जाएगा, अगर यदि होगा उसमें तो भी आ जाएगा, यद्यपि होगा
तो तथापि भी आ जाएगा, ठीक है। इसलिए होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा साथ में, क्योंकि भी आ जाएगा, ठीक है। और एक और आता है जहां, उसके साथ साथ क्या आ जाएगा, वहां, ठीक है। ध्यान रखना, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, ठीक है। जब वर्षा हुई तब हम रास्ते में रुक गए, रास्ते में रुक गए, रास्ते में रुकना एक क्रिया है, कब रुके, जब वर्षा हुई, ठीक है। ऐसे ही इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहाँ पर ये करता है। इसको अगले क्वेश्चन में देखते हैं जहां पर हमें रचना के आधार पर वाक्य पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, वह साधु आया है जो बाजार में दिखा था। रचना के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर अगर वाक्य की बात करें तो हमारे पास 3 प्रकार के वाक्य मिलते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में क्या होगी, देखो जहां पर क्या होगी, एक क्रिया, वहां पर क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। इसको देखो एग्जाम्पल जो फर्स्ट है यहाँ पर, राम भोजन कर रहा है। राम हो गया क्या, कर्ता, भोजन कर रहा है क्या हो गया, क्रिया। केवल क्या है वहां पर, एक क्रिया है, तो इसलिए किसमें आ जाएगा, आपका सरल में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में देखो क्या होता है, 2 या अधिक स्वतंत्र सरल वाक्य। अब देखो हमने सरल वाक्य क्या देखा था, जहां पर केवल एक क्रिया है। ये यहाँ पर बात ये कर रहा है स्वतंत्र। अब स्वतंत्र कैसे हो सकता है, स्वतंत्र वो होता है जो अपना स्वतंत्र अपना एक अर्थ दे सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारे यहाँ पर उदाहरण सेकंड है, मैं बाजार गया और सब्जी लाया। यहाँ पर देखो पहले तो 2 क्रियाएं हो रही है, मैं बाजार गया, मेरा बाजार जाना, दूसरा क्या है, सब्जी लाया, तो सब्जी लाना। अब अगर इन 2 क्रियाओं को हम अलग करते हैं, मैं बाजार गया और सब्जी लाया, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में पूरा मैं बाजार गया किसी पर आश्रित नहीं है, सब्जी लाया, ठीक है, मतलब मैं सब्जी लाया, तो ये किसी पर क्या है, आश्रित नहीं है। दोनों स्वतंत्र बन रहे हैं, तो ये किसमें आ जाएगा, आपका संयुक्त में। तीसरा आता है हमारे पास मिश्र। अब देखो मिश्र में क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है, अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित का मतलब क्या होता है, देखो आश्रित का मतलब जिस पर आश्रित है, तो आश्रित का तब तक अस्तित्व है जब तक वो किसी और के साथ है, अगर वो अलग हो गया तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। एग्जाम्पल थर्ड देखो हमारे पास, उसे बुलाओ जो बाहर खड़ा है। 2 क्रिया है, उसे बुलाओ, एक बुलाओ क्रिया है, दूसरी क्या है, बाहर खड़ा होना। अगर मैं ये बोलता हूँ कि उसे बुलाओ, क्या इससे कोई पता चल रहा है कि ये पूरा वाक्य है, उसे बुलाओ, पता नहीं चल रहा है किसे बुलाओ, तो ये क्या है, यहाँ पर अपूर्ण है, ठीक है। तो इसको पूरा करने के लिए किसकी जरूरत है, इसकी। तो जहां पर एक दूसरे की जरूरत हो पूरा वाक्य बनाने के लिए, वहां पर क्या हो जाएगा, आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। दूसरी अगर ध्यान रखना, अगर आपको पता है कि आश्रित उपवाक्य जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखे हैं, आश्रित उपवाक्य अगर किसी वाक्य में दिख जाए तो सीधे सीधे वो किसमें आ जाएगा, आपका मिश्र में आ जाएगा, ठीक है। बाकी संयुक्त में 2 स्वतंत्र सरल वाक्य जिनके 2 पार्ट हम कर सकते हैं वो संयुक्त में आ जाएंगे, जिनके हम 2 भाग नहीं कर सकते वो क्या आ जाएंगे, आपके मिश्र में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, राजन का मकान बन गया, कौन सी क्रिया है। इसका आंसर था फर्स्ट संयुक्त क्रिया। देखो संयुक्त क्रिया क्या होती है, यहाँ पर जहां पर 2 क्रियाएं, किसी वाक्य में 2 क्रियाएं हों, लेकिन एक मुख्य क्रिया एक गौण क्रिया होगी, ठीक है। तो जो गौण क्रिया होगी, एक क्रिया अपना अस्तित्व खोकर मुख्य क्रिया का क्या करेगी, साथ देगी वाक्य को पूरा करने में। अगर मैं यहाँ पर गया को हटा दूं, ठीक है, राजन का मकान बन, क्या ये पूरा हो रहा है, पूरा नहीं बन रहा है, तो पूरा बनने के लिए वहां पर गया भी जोड़ा गया। अब गया भी अपने आप में क्रिया है, तो यहाँ पर इसने अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया क्या है, बनना, तो बनना क्या हो गया, बनने को इसने क्या किया, सपोर्ट किया, ठीक है। दूसरा आता है पूर्वकालिक क्रिया, जहां पर क्या होती है, एक क्रिया को संपन्न करने से पहले भी कोई क्रिया उसने संपन्न करी है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, वह स्कूल से आकर सो गया, मुख्य क्रिया क्या है, देखो यहाँ पर सो गया, सोना मुख्य क्रिया है, लेकिन उसने मुख्य क्रिया से करने से पहले भी क्या किया, स्कूल से आया, एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया, ठीक है। बच्चा रोते रोते सो गया, मुख्य क्रिया क्या है, सो गया, लेकिन सो गया से पहले क्या किया उसने, वो रोया, ठीक है। तीसरा आता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में ध्यान रखना, जहां पर खुद कार्य न कर कोई व्यक्ति किसी अन्य से कार्य करवाता है, मतलब कोई खुद कार्य न कर किसी अन्य से कार्य करवाता है, वहां पर क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। अब वो अन्य कैसे कार्य करेगा, उस व्यक्ति ने उसको बोला, मतलब उस व्यक्ति ने बोला तो उसने उस व्यक्ति से क्या की, प्रेरणा ली और क्या किया, वो कार्य किया। अध्यापक ने छात्र से पाठ पढ़वाया, अध्यापक ने क्या किया, पाठ खुद नहीं पढ़ा, किसे पढ़वाया, छात्र से। अब छात्र ने कब पढ़ा, जब अध्यापक ने उसको निर्देश दिया, जब उसने अध्यापक को क्या किया, मतलब जब छात्र ने अध्यापक से प्रेरणा प्राप्त करी, तब उसने क्या किया, वो कार्य किया, तो इसलिए वो प्रेरणार्थक। नाम धातु क्रिया में क्या आती है, जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर एक शब्द है सर्म, सर्म क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अगर इस सर्म को
शर्माना कर दूं, तो शर्माना क्रिया बन गई, किससे बनी? संज्ञा से। ऐसे ही तोतला क्या है? विशेषता। तुतलाना, ठीक है, इसे क्या बन गया? तुतलाना। ये क्या हो गया? नाम धातु क्रिया। ऐसे ही बात से बतियाना, हथियाना, लात से लतियाना, ठीक है। लंगड़ा फिर से एक विशेषता है, और लंगड़ाना फिर क्या हो गया? क्रिया हो जाएगी। तो वो सब क्रियाएं किसमें आ जाएंगी? आपकी नाम धातु क्रिया में। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका है आपका ऑप्शन नंबर 4। जो उच्छृंखलन है उसका विलोम है विनम्र, ठीक है। और जो आपके पास ऊधमी था, वहां पर ऊधमी का क्या हो जाएगा? निरुद्धम, ठीक है, ऊधमी का निरुद्धम। बाकी जंगम का स्थावरी है, खंडन का मंडन हो गया, विध्वंस का क्या हो गया? निर्माण हो गया, ठीक है। हमारे पास हरीश ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो सबसे पहले आपको क्रिया विशेषण का पता होना चाहिए। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का। रीतिवाचक हो गया, दूसरा हो गया कालवाचक, तीसरा हो गया स्थानवाचक, और चौथा हो गया परिमाणवाचक, ठीक है। तो ध्यान रखना, रीतिवाचक में आपको किसका जवाब मिलेगा? कैसे। कालवाचक में मिलेगा कब, स्थान में कहाँ का बोध होगा, और परिमाण में कितना, ठीक है। मात्रा बताई जाएगी। एग्जाम्पल देख लो, घोड़ा तेज दौड़ा। अब क्वेश्चन इसको अगर बनाओगे तो कैसे बन सकते हैं? घोड़ा कैसे दौड़ा, कैसे, कैसे मतलब तेज, मतलब उसकी रीति बता रहा है, ठीक है, मतलब क्रिया को करने का तरीका कैसा है, ठीक है। तो कैसे? तेज। अब ऐसा नहीं होगा ना कि घोड़ा कब दौड़ा, घोड़ा तेज दौड़ा, ऐसा तो नहीं बनेगा। क्या बनेगा? घोड़ा कैसे दौड़ा, घोड़ा तेज दौड़ा। दूसरा देखो, कालवाचक में पिताजी कल आएंगे। इसका क्वेश्चन बनाओगे तो कैसे बनेगा? पिताजी कब आएंगे, ठीक है। ये तो नहीं होगा ना पिताजी कैसे आएंगे और पिताजी कल आएंगे, मतलब पिताजी कब आएंगे, कल आएंगे। तीसरा देखो, स्थानवाचक में वह मेरे सामने बैठा है। कहाँ बैठा है? क्वेश्चन क्या बन रहा है? कहाँ बैठा है? सामने। फोर्थ आता है परिमाणवाचक, तुम बहुत बोलते हो। कितना बोलते हो? देखो क्वेश्चन क्या बन रहा है? कितना बोलते हो? बहुत बोलते हो, ठीक है। तो ये किसमें आ जाएगा? आपका परिमाणवाचक में। नोट कर लेना इनको। और नेक्स्ट आते हैं 15 पे। निम्न में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द नहीं है। तो इसका है देशभक्ति, जो है यहाँ पर गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है तदंतर, तो तदंतर बोलते हैं हम, जबकि तदनंतर होता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपके पास खेतीहर। अगर खाली खेती लिखोगे तो ऐसा होगा, ऐसे ही खेतीहर लिखोगे तो छोटी ई की मात्रा यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। नीति यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, और देशभक्ति कैसे होगी, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ आपके पास शुद्धवर्तनी वाले शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। गांधीपन शब्द किसका उदाहरण है, ठीक है। तो गांधीपन किसका है? भाववाचक संज्ञा। अगर केवल गांधी आता है तो ये 2 प्रकार से हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि गांधी अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, गांधी क्या है? अच्छे लोग होते हैं, तो वहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? उन सारे व्यक्तियों की जिनका सरनेम क्या है? गांधी है। तो वो बहुत सारे आ गए, तो किसमें आ जाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ऐसे ही मैं बोलूं कि गांधी जी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अब यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? महात्मा गांधी की, स्पेशली व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार संज्ञाएं जो है वाक्य प्रयोग के आधार पर जो है बदलती रहती है। एक महत्वपूर्ण चीज है संज्ञा के बारे में कि जब भी कोई संज्ञा बहुवचन में आ जाएगी, वो किस में हो जाएगी? जातिवाचक में परिवर्तन हो जाएगा उसका, ठीक है। खासतौर पर पूछी जाती है भाववाचक संज्ञाएं पूछी जाती है। जैसे कोई भाववाचक संज्ञा है, जैसे माना सपना। सपना नॉर्मली क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। इसको मैं अगर बहुवचन में बना दूं सपनों, तो ये किसमें चले जाएगा? जातिवाचक में। ऐसे ही बुराई हो गया, बुराई एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। और इसको मैं बुराइयां कर दूं तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ पर बुराइयां मतलब बहुत सारी बुराइयां, तो किसमें आ जाएगा? आपका जातिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। देहरादून की लीची बहुत स्वादिष्ट है। रेखांकित में पदबंध। रेखांकित क्या था? बहुत स्वादिष्ट। तो ये तो इजी था बिल्कुल। विशेषण इसका क्या था? विशेषण पदबंध, ठीक है। सबसे पहले पदबंध और पद क्या होता है, उसके लिए हमें 3 चीजों का यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। एक होता है शब्द, पद और पदबंध, ठीक है। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह। स्वतंत्र है तो वो क्या हो जाएगा? जैसे माना मैं यहाँ पर मोहन लिखूं
तो ये क्या हो जाएगा, एक शब्द हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं इस मोहन का प्रयोग मैंने किसी वाक्य में कर दे तो ये क्या हो गया, इस समय पद हो गया। ठीक है, पद का कार्य कर रहे हैं। और ऐसे ही पदों का समूह क्या कहलाता है, आपका पदबंध कहलाता है। हिंदी में पदबंध 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया और क्रिया विशेषण। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, इसी में मैं चारों को जो है आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगर माना देखो अंडरलाइन आपको दिया होगा, माना यहाँ पर अंडरलाइन है क्या, मोहन का पुत्र, तो ये क्या है, यहाँ पर जो ये पदबंध है, जो ये पदों का समूह है, ये किस चीज का निर्धारण यहाँ पर कर रहा है। देखो मोहन का पुत्र कौन, राम, तो कहीं ना कहीं जो ये रेखांकित है ये किसकी विशेषता बता रहा है, राम की। अगर संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है, इसी को मैं राम तक अंडरलाइन कर दूं। ठीक है, कि मोहन का पुत्र राम। अब मैं सीधे सीधे किसकी बात कर रहा हूँ, राम तक की बात कर रहा हूँ, तो राम की बात कर रहा हूँ, तो राम क्या हो जाएगा, यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे संज्ञा पदबंध। ठीक है, अगर मैं इसी को यहां से मिटाते हुए इसको करता हूं दौड़ते दौड़ते, दौड़ते दौड़ते क्या, स्कूल गया। स्कूल गया क्या है, अपने आप में एक क्रिया है। दौड़ते दौड़ते कैसे गया, दौड़ते दौड़ते, तो क्रिया की विशेषता बता रहे थे, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। अब अगर इसको मैं पूरा अंडरलाइन करूं कि दौड़ते दौड़ते स्कूल गया, अब यहाँ पर मैं मुख्य चीज बोलना क्या चाह रहा हूं कि वह स्कूल गया। ठीक है, मतलब उसने क्या किया, क्रिया संपन्न करी, तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध हो जाएगा। उसके साथ आपको विशेषण रेखांकित हो भी सकता है, बिना विशेषण के भी रेखांकित वो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। अमर का घर अच्छा है, वाक्य में कारक, कौन सा कारक है इसमें, संबंध कारक। ध्यान रखना, संबंध कारक क्या होता है, संबंध कारक का जो कारक चिन्ह होता है हमारे पास, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। देखो का तो हर जगह यूज हो जाता है, राम का पेन, मोहन की पुस्तक, है ना, का, की, के। अगर रारी के बात करूं तो इसमें तुम और हम के साथ लग जाता है। ठीक है, तुम्हारा पेन, तुम्हारा मार्कर, तुम प्लस मार्कर, दोनों का संबंध क्या बता रहा है, रा, री, रे। ना आ जाता है किसमें, जो आप सर्वनाम है आपका, उसमें आ जाता है क्या, ना, अपना, अपना पेन उठाओ, उस पेन का संबंध किससे, आप शब्द से, संबंध स्थापित कौन कर रहे हैं, ना। ठीक है, ऐसे ही करण में क्या होता है, से, द्वारा, यहाँ पर एक साधन होता है क्रिया को करने का साधन। ठीक है, संप्रदान में को के लिए किसी अन्य व्यक्ति के हित का कार्य किया जाता है, तो उसमें क्या आ जाता है आपका संप्रदान। और अपादान में कई सारी चीजें हैं, जिसमें क्या है, अलगाव का भाव हो गया, तुलना का भाव हो गया, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, द्वेष हो गया। ठीक है, और इसमें एक चीज ध्यान रखना, अपादान में से का होना जरूरी है, बिना से के अपादान नहीं होगा। ठीक है, माना मैं बोलता हूँ कि मैं ऋषिकेश गया, तो इसमें अपादान नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैं देहरादून से ऋषिकेश गया, तो वहां पर क्या है, मैं देहरादून से, ये से शब्द क्या बता रहा है कि यहाँ से मैं अलग हुआ, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका अपादान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, वेणुलोक गूंजे धरा के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके लेखक हैं आपके कौन, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की कुछ रचनाएं यहाँ पर है, हिमतरंगिणी, हिम किरीटनी, समर्पण, युग चरण, माता, मरण ज्वार, वेणुलोक गूंजे धरा, बीजुरी, काजल, आंज रही। ठीक है, ये बीजुरी है, बीजुरी, काजल, आंज रही। ध्यान रखना, यहाँ पर हिम तरंगिणी के लिए इनको सबसे पहला हिंदी का साहित्य अकादमी मिला था 1954 में, जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरू हुए थे, तो हिंदी का पहला साहित्य अकादमी किसको मिला था, माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दो नाक वाले लोग, रचना के रचनाकार। ठीक है, तो ये किसका, हरिशंकर परसाई का। यहाँ पर हरिशंकर परसाई की कुछ रचनाएं हैं, उपन्यास में है, केवल 3 उपन्यास आपको इनके ध्यान रखने हैं। ठीक है, तट की खोज, ज्वाला और जल, रानी नागफनी की कहानी। ठीक है, अन्य रचनाओं में है इनके प्रेमचंद के फटे जूते, भूत के पांव पीछे, काग भगोड़ा, विकलांग श्रद्धा का दौर, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, 10 दिन का अनशन, ऐसा भी सोचा जाता है, और आवारा भीड़ के खतरे। फिलहाल इतने ही हैं जितने याद आ रहे हैं अभी, बाकी कुछ और रचनाएं भी होंगी तो आप लोग सर्च करके उनको देख सकते हो। ठीक है, इनको जो है विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए क्या मिला था, साहित्य अकादमी मिला था 1982 में। ठीक है, अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, पुरुषत्व में प्रत्यय। आप सबको पता होना चाहिए प्रत्यय क्या होता है, जो किसी मूल शब्द के आदि में, अंत में लगता है। आदि में क्या लगता है, उपसर्ग लगता है, अंत में क्या लगता है, प्रत्यय। तो इसमें देखो मूल शब्द क्या है, पुरुष,
प्लस क्या लग रहा है, त्व, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, पुरुषत्व। 22 लोहित शब्द का अर्थ, इसका सीधे सीधे क्या है, लाल। लाल रंग को लोहित भी बोला जाता है। आप लोगों ने सुना होगा लोहित मृद भांड, मतलब लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, है ना। इतिहास में कई बार इसका जिक्र होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन सी शुद्ध था, तुम अपने घर चले जाओ। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, इस समय 4 बजा है। 4 बजा नहीं होगा, क्या होगा, 4 बजे हैं। सेकंड है मैं प्रार्थना मांगता हूं, जबकि क्या होना चाहिए था, मैं प्रार्थना करता हूं। और फोर्थ है बच्चा और बच्चे के पिताजी जा रहे हैं। ध्यान रखना, जब किसी संज्ञा के बारे में बताया जाता है तो बार बार उस संज्ञा का नाम नहीं आता, बल्कि उसके स्थान पर क्या आता है, एक बार नाम आके उसके बाद उसका क्या आता है, सर्वनाम का प्रयोग उसके जगह पर होता है। जैसे यहाँ पर क्या आना था, बच्चा और उसके पिताजी जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द ऑप्शन 4 है हमारे पास, छत। ठीक है, ध्यान रखना स्त्रीलिंग पुल्लिंग अगर आपको पता करना है तो आपको क्या बनाने होंगे, उनसे संबंधित वाक्य बनाने होंगे। और ज्यादा कुछ वाक्य मत बनाना। एक विशेषण है यहाँ पर अच्छा और अच्छी। ठीक है, तो इसको आपको देखो कैसे करना है। जैसे ऑप्शन फर्स्ट है कान, तो अच्छा कान होता है, अच्छी कान क्या होता है, अच्छा कान, तो अच्छा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ऐसे ही कमरा, अच्छा कमरा या अच्छी कमरा, अच्छा कमरा, है ना। ऐसे ही जन्म, अच्छा जन्म या अच्छी जन्म, इसको आप ऐसे बना सकते हो, जन्म लिया, जन्म ली नहीं होगी बल्कि जन्म लिया, तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। ऐसे ही छत का क्या होगा, अच्छी छत। ठीक है, अच्छा नहीं होगा बल्कि क्या होगी, अच्छी छत। 25 पे आते हैं। किसी वस्तु का भीतरी भाग के लिए एक शब्द। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड अभ्यंतर। इसका क्या हो जाएगा, अभ्यंतर। ध्यान रखना, जो अंतःपुर है, अंतःपुर कई बार आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द में, महल का वह स्थान जहां रानियां क्या करती है, निवास करती है, वो क्या हो जाएगा आपका अंतःपुर। और एक जो चौहदी है ऑप्शन सी में, कुछ नहीं, देखो सारा शब्दों का ही खेल है, इसमें इसी से बना है। चौ मतलब 4, हदी बोलते ना, हद पार कर ली, हद मतलब क्या होता है, सीमा। ठीक है, तो चारों ओर की जो सीमा है वो क्या कहलाएगी, चौहदी कहलाएगी। ठीक है,